नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे खबरों की ओर। उत्तराखंड में जल्द ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि 26 जनवरी को परेड ग्राउंड से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का ऐलान कर देंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में पार्टी के वरिष्ठ नेता और टिहरी से विधायक किशोर उपाध्याय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मीडिया से बातचीत करते हुए किशोर उपाध्याय ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में खासकर महिलाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। बता दें कि सभी के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड एक अच्छी पहल है। इसमें विवाहों के रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। उसके साथ साथ उत्तराधिकार को लेकर, साथ ही लिव इन रिलेशनशिप के लिए भी कानून है। मुस्लिम महिलाओं का भी खास ख्याल रखा गया है। इसमें 3 तलाक, हलाला और इद्दत को बैन किया गया है। नहीं, यूसीसी का मुख्य उद्देश्य हमारा ये है कि समाज में विशेषकर जो महिलाएं हैं उनको समान रूप से जो है वो अधिकार मिल सके। वो सारी बातें मैंने आपके सामने रख ली हैं और ये बहुत जल्दी यहाँ प्रदेश में लागू होने जा रहा है और अन्य प्रदेश भी उसमें जो है हमारे प्रदेश का अनुकरण कर रहे हैं। तो जिससे विशेषकर जो हमारी महिलाएं हैं जिनकी वजह से ये राज्य बना है, जिन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनका जीवन खुशहाल हो सके, ये राज्य की ये मंशा है, सरकार की ये मंशा है। तो अगली खबर हरिद्वार से है, जहां निकाय चुनाव की काउंटिंग की तैयारी पूरी कर ली गई। 25 जनवरी यानी कि कल सुबह 8 बजे से काउंटिंग का काम शुरू हो जाएगा। बात हरिद्वार नगर निगम और शिवालिका नगर पालिका की करें तो दोनों के लिए 25 और 10 टेबल लगाई गई, जिनमें सुबह 8 बजे से काउंटिंग का कार्य शुरू किया जाएगा। हरिद्वार नगर निगम के आरओ लक्ष्मीराज चौहान ने बताया कि हरिद्वार नगर निगम के 60 वार्डों के मतों की काउंटिंग के लिए 25 टेबल लगाई गई है, जिसके लिए स्ट्रांग रूम में रखी मतपेटियों को सुबह 7 बजे निकाला जाएगा। उन्होंने बताया कि अगर काउंटिंग शाम 8 बजे तक पूरी नहीं होती तो 8 बजे के बाद दूसरी शिफ्ट के कर्मचारियों को काउंटिंग के लिए लगाया जाएगा। की जो मतगणना है ये कल 8 बजे प्रारंभ हो जाएगी। हमारी 25 टेबल लगाई गई हैं और ये हमारी 8 चक्र में गणना लगभग पूरी हो जाएगी और मतगणना के लिए हमारी पूरी तैयारियां की गई हैं और हमारी 2 शिफ्ट में जो मतगणना कार्मिक है उनकी तैनाती की गई है और यदि 8 बजे तक पूरी मतगणना नहीं हो पाती है तो 8 बजे के बाद हमारी जो नेक्स्ट शिफ्ट है वो मतगणना का काम पूरा करेगी। स्ट्रॉन्ग रूम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रूम है वो पूरी पुलिस की अभिरक्षा में है और यहाँ पे पर्याप्त पुलिस फोर्स भी तैनात है, सीसीटीवी लगे हुए हैं। इसके अलावा जो कैंडिडेट हैं उनके एजेंट हैं वो भी उसकी कंटिन्यूअस निगरानी कर रहे हैं और कल उन्हीं की उपस्थिति में उसको सील भी किया गया था और कल काउंटिंग से पहले कैंडिडेट या उनके एजेंट की उपस्थिति में उसको खोला भी जाएगा। उसके बाद 8 बजे मतगणना प्रारंभ की जाएगी। एक दिन पहले हुई मतदान के बाद अब मतगणना की तैयारियां यहाँ पर हरिद्वार में पूरी हो चुकी हैं। जिस समय यहाँ पर खड़े हैं भल्ला कॉलेज में, जहाँ पर हरिद्वार नगर निगम और शिवालिक नगर पालिका की जो मतगणना है वो कल सुबह 8 बजे से शुरू होनी है, जिसकी तैयारियां यहाँ पर कर ली गई हैं। जो मतपेटियां हैं उनको पुलिस की सुरक्षा में, यहाँ पर सीसी कैमरों की सुरक्षा में यहाँ पर रखा गया है और सुबह की जो तैयारियां हैं वो इस समय यहाँ पर चल रही हैं। सभी अभिकर्ताओं को यहाँ पर उनकी ड्यूटियाँ यहाँ पर समझाई जा रही हैं और उनकी तैयारियाँ लगभग यहाँ पर पूरी की गई हैं। कह सकते हैं कि सुबह जो 8 बजे यहाँ पर शुरू होंगी हरिद्वार नगर निगम के लिए विशेष तौर पर 25 टेबलें यहाँ पर लगाई गई हैं, जिनकी लगातार यहाँ पर जो काउंटिंग होगी वो यहाँ पर लगातार चलती रहेगी। 2 पारियों में ये ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई हैं। अगर शाम के 8 बजे तक अगर काउंटिंग पूरी नहीं होती है तो दूसरी पारी यहाँ पर लगातार उसकी काउंटिंग यहाँ पर चालू की रखी जाएगी। तो कह सकते हैं कि जिस तरह से मतगणना की यहाँ पर सभी तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं और हरिद्वार नगर निगम के लिए 25 टेबलें यहाँ पर लगाई गई हैं, जहाँ पर मतगणना यहाँ पर होगी। वहीं अगर नगर पालिका शिवालिक नगर की बात करें तो वहाँ पर लगभग 10 टेबल वहाँ पर मतगणना वहाँ पर होगी। तो कह सकते हैं कि सुबह 8 बजे कल सुबह 8 बजे से जो मतगणना शुरू होगी, देर शाम तक उसके रिजल्ट आने की संभावना है। विकास चौहान, इंडिया वॉइस, हरिद्वार। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर रुड़की से है, जहां नगर निकाय चुनाव में हरिद्वार के अलग अलग नगरों, महानगरों में
मतदान के दौरान प्रशासन पर मारपीट और भेदभावपूर्ण चुनाव के आरोप लगाए, जिसे लेकर विपक्ष और निर्दलीय नेताओं में भारी रोष देखने को मिला। आपको बता दें कि चीख पुकार, शोर शराबा और छाती पीट पीट कर दहाड़े मार रही महिला आम महिला नहीं है, बल्कि उत्तराखंड के दिवंगत कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र राकेश की पत्नी और हरिद्वार जिले की भगवानपुर विधानसभा से 3 बार की विधायक ममता राकेश है। दरअसल भगवानपुर नगर निकाय चुनाव के प्रचार के दौरान ही कांग्रेस विधायक ने चुनाव में गड़बड़ी के इल्जाम सत्ता पक्ष और प्रशासन पर लगाए थे और कल यानी कि जब मतदान चल रहा था तो वार्ड नंबर 5 में दोपहर से ही बाहरी लोगों द्वारा वोटर्स को धमकाने की बातें और वीडियो सामने आई थी, जिसके बाद पुलिस ने 5 बजते मीडिया को जबरदस्ती बाहर निकालकर लाइन में लगे सैकड़ों वोटर्स को लाठीचार्ज करके भगा दिया। एजेंटों का कोई पता नहीं, अंदर अभी कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है। गेट बंद कर दिया गया है, ना एजेंटों से बात हो रही है, चुपचाप खड़े हैं जैसे उनकी जो बात चली गई हो तो आपको तो जो पहले शिकायत राज्य निर्वाचन आयोग में की थी। हमें पहले आशंका थी कि ये खेल सारा खेला जा रहा है सरकार की शय पे। आज वही इन्होंने करके दिखाया, वही साबित कर दिया है। इन्होंने वर्दी शर्मसार हुई है, मानवता शर्मसार हुई है, इन्हें शर्म आनी चाहिए। देखिए, ये जो तथाकथित घटना है इसके बारे में मैं तो यहाँ पे मौजूद नहीं था, लेकिन जो बात सामने आ रही है कि पथराव हुआ और उसके बाद पुलिस को मजबूरन लाठीचार्ज करना पड़ा, तो ये घटना सामने आई थी। उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट्स और कांग्रेस के माननीय विधायक भी आए थे। उनका ये आरोप था कि बूथ कैप्चरिंग हुई है। तो इसके संबंध में माननीय विधायक जी और जो कैंडिडेट हैं वो लोग भी अंदर जाके अपने जो उनके एजेंट, पोलिंग एजेंट हैं जो सुबह से और शाम तक लगातार पोलिंग बूथ पर थे, उनसे उन्होंने वार्ता करी और जो मतपत्र लेखा था, जो हमारा बैलेट अकाउंट होता है, वो भी उन्होंने चेक करा तो वो संतुष्ट है कि अंदर कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई है और इसी बात को लेकर अभी उन्होंने अपना प्रदर्शन समाप्त कर दिया। 5 बजे देखिए, वो जांच का विषय है, उसमें मैं यहाँ पे था नहीं मौजूद, तो ऐसा कोई प्रकरण हुआ है तो उसकी जांच। तो अगली खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गिरिराज किशोर हिंदवान ने यह कहा कि निकाय चुनाव में वोट देने के लिए मतदाताओं ने भारी उत्साह दिखाया और इसे देखते हुए कांग्रेस पार्टी निकायों में जीत का परचम लहराएगी। मतदाता सूचियों में नाम गायब होने से मतदाताओं को मत से वंचित होना पड़ा। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को मत देने यानी वोट देने का अधिकार है, लेकिन मतदाता सूची में गड़बड़ी लोकतांत्रिक अधिकार पर सीधा हमला है। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव में मतदान को लेकर लोगों में काफी जोश दिखाई दिया। कई मतदाताओं को सूची में नाम न होने से बिना मतदान यानी बिना वोट दिए वापस लौटना पड़ा। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और उनके परिवार का नाम मतदाता सूची से गायब किया गया। मुख्यमंत्री हरीश रावत जी की बात नहीं है। भाजपा जब थक जाती है, हार जाती है, डरी हुई मुद्रा में होती है, तो निश्चित रूप से इस तरह के षड्यंत्र भाजपा के द्वारा होते हैं। कई पदाधिकारी हमारे जो है वोट नहीं कर पाए। आप स्वयं सोचिए, सारी चीजें बिल्कुल इंडिकेट कर रही थी, इशारा कर रही थी कि ये जानबूझ के सब कुछ किया गया है। सरकार शासित है इस समय भाजपा की, कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा माहौल इन्होंने बना रखा है प्रदेश में। और खासकर आपने अभी चुनाव में, आपने ठीक चुनाव से ऐन पहले आप मदरसों पे बात, अवैध मदरसे आप साथ में लेके आ गए, मुगलिया सोच। तो यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। हरिद्वार के सलेमपुर में एक कबाड़ खाना के गोदाम में अचानक आग लग गई। आग लगने से आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दी गई और सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल गनीमत यह रही कि आग की इस घटना से कोई जानहानि नहीं हुई, लेकिन गोदाम में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। फिलहाल दमकल की टीम आग लगने के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। जानकारी के अनुसार शॉर्ट सर्किट आग लगने की प्रथम यानी पहला कारण बताया गया। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लाइव आ रहे, सीधे आपको वहीं लिए चलते हैं।
इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए हैं, मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मैं सच में अपनी बहनों को देखकर मेरे को थोड़ी देर के लिए मैं कंफ्यूज हो गया। मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं दिल्ली के पटेल नगर में हूँ, मुझे तो लग रहा है कि मैं उत्तराखंड के ही अपने किसी स्थान पर हूँ। इतना है शानदार हमारा परिवेश पहनकर आई हैं और सच में आप सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और मैं मन से, अजय भाई आप सब तो समाज के काम करते हो, लेकिन मैं मन से सच में मैं एक ऊर्जा से भर जाता हूँ जब मैं अपने समाज के, अपने प्रदेश के लोगों को दिल्ली में ही नहीं, मैं जब 7 समुंदर पार जाता हूँ। मैं लंदन गया था 2023 में, तब मैं आपको बताऊं कि मैं रात को यहाँ से लगभग 12 बजे की फ्लाइट थी और वो रात 8:30 बजे करीब वहाँ लंदन पहुँची आनंद जी। और उसके बाद 1-1.5 घंटे का सफ़र करके लगभग 10 साढ़े 10 बजा होगा, मुझे वहाँ उत्तराखंड के हमारे सब लोगों ने बुलाया था कि मैं मिलने के लिए, सबका एक सम्मेलन किया हुआ था। तो मैं 8.5 घंटे की यात्रा के बाद थोड़ा थक भी गया था, तो मैं गाड़ी में सो गया। और गाड़ी में सोने के बाद जब मेरे को बताया कि अरे अब तो कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए हैं, मैं वहां गया तो मुझे हमारे उत्तराखंड की बहनें, कुमाऊं की, गढ़वाल की, जौनसार की और बच्चे अपने परिवेश में, अपने परिधान में मुझे दिखे। मैं थोड़ी देर के लिए वहां भी कंफ्यूज हो गया कि मैं अपने वाले यूके में हूं या ये यूनाइटेड किंगडम वाले यूके में हूं। इतना शानदार आज देश दुनिया के अंदर जो है अपने संस्कारों को, अपनी संस्कृति को आप सब लोग बढ़ा रहे हैं। मैं आप सबका दिल से बहुत स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। और आप सब लोगों ने मेरा इतना स्वागत किया, मैं भी आप सबका स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं कि आप लोगों का पैतृक जो स्थान है वो उत्तराखंड है। और आज उत्तराखंड तेजी से देश के आगे बढ़ते हुए राज्यों में अपना नाम शामिल हो रहा है। अग्रणी पंक्ति के राज्यों में हमारी गिनती होने लगी है। तो उसके पीछे सबसे बड़ा जो आशीर्वाद है, जो हम सबको सहयोग है, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का है। मोदी जी के हृदय में उत्तराखंड बसता है। आपने देखा ये टोपी जो मैंने पहन रखी है, उधर भी पहन रखी है, इधर भी हमारे हैं, इन्होंने राजकुमार आनंद जी ने भी पहन रखी है, साथ में जो है हमारी बीना जी ने भी पहन रखी है, आदेश गुप्ता जी ने पहन रखी है, और हमारे कई लोग दिख रहे हैं वहां टोपी वाले सब। ये टोपी उधर भी मैं देख रहा हूं। ये टोपी को आज, ये टोपी केवल उत्तराखंड की टोपी नहीं रह गई अब ये दुनिया में आप कहीं जाएंगे, हमारे कोई कार्यक्रम होंगे तो आपको ये टोपी दिखाई देगी। 26 जनवरी 2022 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये टोपी धारण की थी। और कोई ऐसा विशेष अवसर छूटता नहीं है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी उत्तराखंड का कोई ना कोई स्मरण में रखते हो। मैं सच कहूं तो प्रधानमंत्री जी के हृदय में उत्तराखंड बसता है, और हर एक उत्तराखंड वासी के हृदय में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बसते हैं भाई बहन। उसका परिणाम है कि आज उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार है। पहली बार राज्य स्थापना के 22 सालों में एक नया इतिहास बना। हर बार उत्तराखंड में चुनाव होता था और हर चुनाव में सरकार बदल जाती थी। मैं भी चुनाव से कुछ महीने पहले मुझे ये जिम्मेदारी मिली, और हम अपने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में चुनाव में गए भाइयों बहनों, और हमने कुछ संकल्प उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने रखे। उसमें से एक संकल्प हमने रखा था कि उत्तराखंड में नई सरकार के गठन होते ही हम सबसे पहले एक काम करेंगे, एक निर्णय लेंगे। वो निर्णय होगा देवभूमि उत्तराखंड में हम समान नागरिक संहिता का
कानून बनाएंगे। जो देश की आजादी के बाद देश का संकल्प था, हमारी पार्टी का संकल्प था। हमारी पार्टी के 3 बड़े संकल्प थे। एक संकल्प था कि अयोध्या में जहां भगवान राम पैदा हुए वहां भगवान राम का दिव्य और भव्य मंदिर बनना चाहिए। भाइयों बहनों, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर बन गया। उसकी प्राण प्रतिष्ठा का भी 1 वर्ष कल पूरा हो गया, 22 तारीख को। दूसरा था कि कश्मीर के अंदर जो धारा 370 है, वो कश्मीर के अंदर धारा 370 समाप्त होनी चाहिए। भाइयों बहनों, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कश्मीर में धारा 370 भी समाप्त हो गई। और तीसरा संकल्प था कि देश में सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए, जिसका संविधान के अनुच्छेद 44 में बाबा साहब अंबेडकर और अन्य लोग जब संविधान बना रहे थे तो इसका प्रावधान कर गए। भाइयों बहनों, ये अवसर मिला देवभूमि उत्तराखंड को। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने चुनाव में गए और हमने ये संकल्प रखा। जब मुझे आज भी हमारे पत्रकार मित्र पूछते हैं कि ये विचार कहां से आया कि सबसे पहले समान नागरिक संहिता उत्तराखंड में ही लागू हो, मैंने कहा हमने ये संकल्प उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने रखा था कि उत्तराखंड क्या देवभूमि है, उत्तराखंड गंगा का प्रदेश है, उत्तराखंड मां यमुना का प्रदेश है, उत्तराखंड आदि कैलाश का प्रदेश है, 4 धामों का प्रदेश है। भाइयों बहनों, हमारा 71% भूभाग वनों से आच्छादित है, नदियों से आच्छादित है, हिम ग्लेशियरों से आच्छादित है और देवों से आच्छादित है। यहां प्रत्येक परिवार से कोई सेना में है, कोई पैरामिलिट्री फोर्स में, देश के किसी न किसी कोने में, किसी न किसी सीमा पर देश की रक्षा के लिए तैनात है। भाइयों बहनों, हमने कहा कि ये उत्तराखंड 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ प्रदेश है। इस प्रदेश में रहने वाले हर एक नागरिक के लिए, चाहे किसी जाति का होगा, किसी पंथ का होगा, किसी समुदाय का होगा, किसी भी वर्ग का होगा, हम सभी के लिए एक समान कानून लागू करेंगे, यानी कि समान नागरिक संहिता बनाएंगे। भाइयों बहनों, और हमने सबसे पहला निर्णय लिया, हमने समान नागरिक संहिता के लिए कमेटी बनाई, ड्राफ्ट बनाया और आज हमारा ये ड्राफ्ट बनकर, एक्ट बनकर, विधेयक बनकर ये अंतिम चरण में पहुंच गया। भाइयों बहनों, और इसी माह मैं आज आप सबके समक्ष आपको सूचना भी दे रहा हूं, इसी माह हम समान नागरिक संहिता का कानून उत्तराखंड राज्य के अंदर लागू करने वाले हैं। भाइयों बहनों, ये सब संभव हुआ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद के कारण से। और इतना ही नहीं, हमने और भी अनेक वहां पर ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। इसके अतिरिक्त आज 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा की योजनाएं देवभूमि उत्तराखंड में चल रही हैं। अभी आनंद जी कह रहे थे कि उत्तराखंड के अंदर अच्छी सड़कें बन गई हैं, अच्छा हवाई सेवा का स्ट्रक्चर बन गया है, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं हो गई है, तमाम प्रकार के अच्छे काम हो रहे हैं। लेकिन आपको दिल्ली से देहरादून जाने के लिए भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो एक्सप्रेस वे बन रहा है, उसका काम भी अंतिम चरण में, मेरठ तक वो काम पूरा हो गया, कुछ एक स्थानों पर काम बचा हुआ है। जैसे ही वो काम पूरा हो जाएगा, आदेश जी और आनंद जी, आप कभी वहां आएंगे अब देहरादून, तो आप हवाई टिकट लेकर नहीं आएंगे। अधिकतर लोगों ने अब अपनी मतलब हवाई यात्रा जो है प्लान में नहीं रखी आगे आने वाले समय के लिए। क्यों? क्योंकि देहरादून से दिल्ली का सफर मात्र 2 से 2.5 घंटे में पूरा हो जाएगा। भाइयों बहनों, तो ऐसे अनेक काम हो रहे हैं। 4 धाम ऑल वेदर रोड, 4 धाम ऑल वेदर रोड, कुमाऊं से गढ़वाल की कनेक्टिविटी, केदारखंड में हमारे 4 धामों का विकास, मानसखंड के कुमाऊं क्षेत्र के सभी मंदिरों का विकास, जौनछाप क्षेत्र का हनोल का मास्टर प्लान, चाहे जो क्षेत्र हो, हरिद्वार गंगा ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर का काम हो, या पूर्णागिरी धाम के समीप मां शारदा में शारदा कॉरिडोर का निर्माण हो, आदि कैलाश तक की यात्रा पर माननीय प्रधानमंत्री जी जाते हैं। ऐसे अनेक काम आज उत्तराखंड में हो रहे हैं। भाइयों बहनों, और वो ऐसे काम हैं भूतो न भविष्यति। हमारे राज्य में 2 एम्स हैं आनंद जी। एक एम्स प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद हमारा ऋषिकेश का चालू हुआ, और दूसरा एम्स हमारा उधम सिंह नगर में खुल गया, उसका भी काम निर्माणाधीन चल रहा है। जो परियोजनाएं हमारी कई सालों से
रुकी हुई थी। तराई भावर हल्द्वानी में जमरानी बांध परियोजना लंबे समय से रुकी हुई थी। मैं बहुत छोटा था, 5 साल का 10 साल का, तब कहते थे जमरानी बांध बनेगा, जमरानी बांध बनेगा, तराई भावर की पानी की समस्या का हल निकलेगा, लोगों को सींचने के लिए पानी मिलेगा, पीने के लिए पानी मिलेगा। 45 साल, 50 साल, 60 साल से चल रहा था, लेकिन ये योजना स्वीकृति नहीं होती थी। कितनी सरकारें आई चली गई। प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हमने उनसे अनुरोध किया, हमारा जमरानी बांध बन गया। लखवाड़ बांध देहरादून में कई सालों से, कई दशकों से इंतजार कर रहा था कि स्वीकृति मिले। ये स्वीकृति भी प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद के कारण से हमको मिल गई। लखवाड़ बांध का काम भी तेजी से चल रहा है। देहरादून में हमारा सौंग बांध कई वर्षों से कि इसके आसपास पानी की कमी न हो, वो भी बन रहा है, उसकी भी स्वीकृति मिल गई है। ऐसी योजनाएं जो कभी नहीं हो रही थी, उन सभी योजनाओं को स्वीकृति मिली है। मैं इसके बताने के पीछे हेतु मेरा केवल एक है। मैं आपसे वोट की अपील करने के लिए आया हूं आनंद जी के लिए, कि हमारे पूरे सारे लोगों ने एक एक वोट गिन गिन कर श्री आनंद जी को देना है, राजकुमार जी को देना है, इनको विजयी बनाना है। और यहां दिल्ली में भी ये सब। तो देवभूमि समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।